एक सामान्य परिचय की बात करें, आप उसके एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें कि ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़ा, तो ध्यान से आपको समझना है दोस्तों कि इसने शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। इसका शुरुआती जीवन एक सैनिक के रूप में बीता है। ये एक बहुत ट्रूप था, ये एक ट्रूप था बेसिकली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1755 में 1755 में इसे डिंडीगुल का फौजदार बनाया जाता है, हेड ऑफ डिंडीगुल बनाया जाता है। ये डिंडीगुल का फौजदार बनता है और अंततः दोस्तों आप जानते हैं कि 1761 में ये क्या बनता है, मैसूर का नवाब बनता है। ही बिकेम दी नवाब ऑफ मैसूर। और किसको हराया उसने? दो लोगों को हराता है, एक तो नंदराज को और देवराज को। नंदराज और देवराज को हराने के बाद वो मैसूर का नवाब बनता है। एक चीज आपको इतिहास में हमेशा देखने के लिए मिलेगी कि राजा बनना चुनौती भरा होता है। इट इज डेफिनेटली हार्ड टू बी द किंग। इट इज डेफिनेटली हार्ड टू बी द किंग। अंजलि कल का लेक्चर आप देखो एक बार फिर से, आपको सारे रीजन समझ में आ जाएंगे बच्चे, ठीक है। इट इज हार्ड टू बी द किंग, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल क्या होता है, उस शासन को बढ़ाए रखना, ठीक है, उस शासन को बनाए रखना, वहां पर शासन करना, वहां पर अल्टीमेटली रूल करना। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति नए राज्य की स्थापना करता है, कोई नए एम्पायर को शुरू करता है, तो उसके लिए वो चुनौती भरा काम हो जाता है और वो कांटों का ताज पहनता है। वो एक्चुअल में कांटों का ताज पहनता है। पर हैदर अली बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। हैदर अली ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर बहुत ज्यादा समझदार था। दो चीजें अलग अलग होती हैं। कई बार आप पढ़े लिखे होते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था वो दिल्ली का, लेकिन उसने ऐसे ऐसे निर्णय लिए कि उसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, उसे पागल सुल्तान कहा जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये समझदार था। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो व्यवस्थाएं शुरू की वो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो व्यवस्थाएं शुरू की वो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। उसकी जब आप बाजार नियंत्रण व्यवस्था पढ़ेंगे, जब उसके आप मार्केट सिस्टम को पढ़ेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि कितना अमेजिंग सिस्टम था वो, कितना अमेजिंग सिस्टम था, ठीक। तो हैदर अली की नीतियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हैदर अली ने ऐसे क्या काम किए, ऐसी कौन कौन सी नीतियां अपनाई कि वो इतना ज्यादा आगे बढ़ा। देखो, हैदर अली दो चीजें समझता था। अगर उसे अपने शासन को बेहतर करना है तो उसे अपनी सैन्य क्षमता को बेहतर करना होगा, उसे अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उसे इम्प्रूव करना होगा। हैदर अली बहुत समय से फ्रांसीसियों के संपर्क में था, बहुत पहले से वो विदेशी कंपनियों को ऑब्जर्व कर रहा था और उसने ये बात सीखी कि जो विदेशी सैनिक हैं, जो फॉरेन ट्रूप्स हैं, ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनकी एक डेफिनेट ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, इनको एक निश्चित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसने भी ये कोशिश की। इसने कहा कि अब हम भी इन्हें प्रशिक्षण देंगे, हम भी इन्हें अनुशासित रखने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे हथियार इनको दिए जाएं, अच्छे से अच्छे वेपन्स इनको दिए जाएं। तो इन्हीं वेपन्स को देने के लिए उसने क्या किया दोस्तों, डिंडीगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना की। उसने डिंडीगुल में क्या बनाया, एक शास्त्रागार बनाया, ठीक है। डिंडीगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना की, उसने आर्सेनल बनाया। डिंडीगुल में उसने एक आर्सेनल बनाया। आर्सेनल का मतलब होता है जहां पर हथियारों को रखा जाता है बड़े पैमाने पर। तो उसने सैन्य सुधार किए। दूसरा, हैदर अली को इसलिए भी पसंद किया गया कि हैदर अली मैसूर पर शासन कर रहा था और मैसूर की जो अधिकांश जनसंख्या थी, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, वो हिंदू थी। तो हैदर अली ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई दोस्तों? इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। इसने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। और रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब क्या था कि वो बहुत सम्मान करता था हिंदू धर्म का
और सभी धर्मों का। वो इस्लाम में मानता था लेकिन वो दूसरे सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसकी सेना में बड़े बड़े पदों पर हिंदू थे। उसकी सेना में बड़े बड़े पदों पर हिंदू थे। उसने चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में दान दिया था। उसके सिक्कों पर भगवान शिव और माता पार्वती की को अंकित किया गया था। भगवान शिव और माता पार्वती का अंकन किया गया था। उसके जो क्वाइन थे उसमें जो इमेजेस बनी हुई थी वो माता पार्वती और भगवान शिव की थी। चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वो चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर जाता है और वहां दान भी करता है। तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अब वो ये भी जानता था कि एक देश सिर्फ अच्छी सेना से नहीं चलता या धार्मिक सहिष्णुता से नहीं चलता। इस देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास पैसा हो। तो उसने आर्थिक सुधार भी किए। उसने आर्थिक सुधार भी किए। उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए। और आर्थिक सुधारों में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या आता है? उसने किसानों को ऋण दिए। उसने किसानों को ऋण दिए। जो जमींदारी व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था थी, उसमें सुधार किया। फ्रांस की सहायता से मैसूर में आधुनिक उद्योगों की स्थापना की। उसने कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी लगाई। ठीक है। अपने यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम की ताकि व्यापार ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ऋण सुधार किया, किसानी में सुधार किए, नहरें वगैरह बनवाई, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारे काम उसने किए ताकि इकोनॉमी बेहतर हो सके। भू राजस्व सबसे बड़ा आय का स्रोत था। लैंड रेवेन्यू उस समय इनकम का सबसे मेजर सोर्स था और ये बात बहुत अच्छे से हैदर अली जानता था। तो उसने किसानों को ऋण दिए, किसानों के लिए और भी काम किए, जैसे कि नहरें बनवाना है, जमींदारी व्यवस्था में सुधार करना है, राजस्व की दरों को तय करना है, ये सारे सुधार किए। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फार्मर्स को क्रेडिट दिया गया, जमींदारी सिस्टम में रिफॉर्म किए गए, रेवेन्यू रेट्स में रिफॉर्म किए गए, कैनाल्स बनाई गई। तो ये सारे रिफॉर्म से अल्टीमेटली एग्रीकल्चर का रिफॉर्म हुआ और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होने की वजह से ज़्यादा फसल हो रही थी, ज़्यादा ईल्ड आ रही थी। और अगर ज़्यादा ईल्ड आएगी तो अल्टीमेटली ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। अगर ज़्यादा फसल आएगी तो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा भू राजस्व मिलेगा। ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है, विच इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है? तो आधुनिक उद्योग भी लगा रहा है। इस समय यूरोप में धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही है। मशीनें बनना शुरू हो गई हैं, फैक्ट्री बनना शुरू हो गई हैं। तो वो भी कोशिश कर रहा है कि हम भारत में भी इन चीजों को लेकर के आए। प्रबंधन आने लगा है वहां, व्यापार में मैनेजमेंट आने लगा है। वो भी कोशिश कर रहा है कि हम मैनेजमेंट लेकर के आए, हम प्रबंधन लेकर के आए। ये सारे वो कोशिश करेगा। ठीक है। इसके अलावा आप उसे उसकी गलती भी कह सकते हैं या फिर उसका आत्मसम्मान भी कह सकते हैं कि उसकी जो विदेश नीति थी, उसकी जो विदेश नीति थी वो फ्रांस के बड़ा नजदीक थी। फ्रांस और तुर्की के बड़ा नजदीक थी। तो एक प्रकार से आप कहें कि ये एंटी ब्रिटिश थी। एंटी ब्रिटिश बिकॉज ब्रिटिशर्स नेवर लाइक द फ्रेंच, फ्रेंच नेवर लाइक द ब्रिटिशर्स। इन दोनों ने कभी एक दूसरे को पसंद किया ही नहीं। और जो हैदर अली है वो फ्रांसीसियों की तरफ ज्यादा झुकाव था उसका। उन्हीं से वो सैन्य मदद कहीं ना कहीं ले रहा था। उन्हीं से वो आप देख पाए कि आधुनिक उद्योगों की स्थापना करवा रहा है, वहां से जो लोग आ रहे हैं। तो ये सारे काम देखने के लिए मिलते हैं। अब आप युद्ध भी जानते हैं, ये तो हैदर अली की नीतियां हो गई। आपने हैदर अली के युद्ध के बारे में भी पढ़ा है कि हैदर अली ने युद्ध भी लड़े थे। याद है आप लोगों को कि हैदर अली के अगर युद्ध की बात की जाए, उसके बैटल्स की बात की जाए, तो उसने 2 युद्ध लड़े। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और दोनों में वो जीता है, दोनों में उसकी विक्ट्री हुई है। तो ये दिखाता है कि वो एक बहुत कुशल सेना नायक था, वो एक बहुत अच्छा कमांडर था। Along with a very good administrator, he was also a very good commander.
है ना। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड कमांडर। हाँ, सेकंड में मर जाता है, लेकिन ठीक है, हम लिख तो सकते हैं ना कि दोनों युद्धों में वो था और दोनों युद्धों में मैसूर का पलड़ा भारी रहा है। मैसूर ज्यादा पावरफुल रहा है दोनों ही युद्धों में। तो कहीं ना कहीं हम ये बात मेंशन तो कर ही सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छा प्रशासक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा सेनानायक भी था। He was a very good administration. He was a very good commander along with the administrator.